नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों, हम लोगों ने एंगल्स पढ़ना स्टार्ट किया था अपने लास्ट सेशन। और दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम लोगों ने देखा था सुपर इम्पोजिशन करके। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए जहां पर हम लोगों ने एनिमल्स को देखा। और हम लोगों ने लास्ट में स्वान को कंपेयर किया था कि कौन से स्वान का ज्यादा मुंह खुला हुआ है कौन सा कम खुला हुआ है। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। आज की इस क्लास में दोस्तों ये हमारा सेशन नंबर 4 है चैप्टर 2 का, जहां पर हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 2 को कवर कर रहे हैं। सेशन नंबर 4 में आज की क्लास में हम लोग दो चीजें कवर करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। आज आपको पता चलेगा कि एंगल्स के कुछ नाम भी होते हैं और कुछ तरह के एंगल्स भी होते हैं दोस्तों। और फिगर इट आउट पेज नंबर 29 जो आपकी किताब का है, ये भी आज हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग प्रोटेक्टर को यूज करना नहीं सीख पाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन में, तब सेशन नंबर 5 में, अगले सेशन में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे प्रोटेक्टर को यूज करते हैं और कैसे हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई, जैसे टीचर ने आपको पनिशमेंट दे दी। ठीक है, टीचर ने पनिशमेंट दी, उसको उन्होंने बोला कि आपको खड़े खड़े लिखना है, तो आप कैसे करते हो? अपनी कॉपी को ओपन करते हो, ठीक है, और उसको फोल्ड करते हो और फिर उसके नीचे हाथ रखते हो और फिर लिखते हो। या फिर अगर टीचर ने आपको खड़े होके पढ़ने के लिए बोला है, तो आप पूरी किताब को ऐसे, पहले तो ये बंद होती है, ठीक है, फिर इसको पूरा खोलते हो, ठीक है, और फिर इसको पीछे ले जाते हो और फिर रीडिंग करते हो। ठीक है, ऐसे करके रीडिंग करते हो दोस्तों। और मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ पर देखा कि ये एंगल 0 है, ठीक है। और जब हम पूरी तरह से रोटेट कर लेते हैं, ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म है, तो हम पूरी तरह से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम पूरी तरह से रोटेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसको बोर्ड पे दिखाता हूँ और फिर यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि ये बच्चा क्या दिखा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर दो रेज हैं, एक रे ये वाली, एक रे ये है, और इसी के ऊपर दूसरी रे है, मतलब दोनों आर्म एक ही तरफ है, दोनों आर्म एक। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है, जैसे जैसे हम इस आर्म को रोटेट करते जाएंगे, है ना, इधर से फिक्स करके इस आर्म को रोटेट करते जाएंगे, हमारा एंगल फॉर्म होता जाएगा। यहाँ पर इसको हम छोटा कर देता हूँ, इसको और छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको हम फिक्स कर देते हैं कि ये इसका वर्टेक्स है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, ये एंगल जो है यहाँ पर फॉर्म होता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, वैसे वैसे यहाँ पे एंगल फॉर्म होता जाएगा और एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं रोटेट करता जाऊंगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा, ये एंगल जो है, ये यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों, ये इंक्रीज होता जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, वी नो दिस। ऐसे इसको मैं घुमाता गया और मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लिया। मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया, तो आप देख पा रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दिख रही है आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मैंने इसको रोटेट करते 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 एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आप अगर देखो दोस्तों, तो मैंने क्या किया, इस रे को रोटेट किया। पहले मैं इधर लेके गया, फिर इधर लेके गया, फिर इधर लेके गया, फिर इधर लेके गया, इधर लेके गया, और ऐसे करते करते मैंने इसको रोटेट किया। और फाइनली मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई दोस्तों। जैसे मान लीजिए
आपके पास ये कॉपी है या किताब है, ये बंद है, अभी यहाँ पे एंगल 0 है। तो पहले क्या था, हमारी जो रे थी वो इधर थी, ऐसे थी, हमारी रे जो थी इधर थी, तो एंगल 0 था। अब उसके बाद मैंने ये वाला आर्म पकड़ा और रोटेट करना स्टार्ट किया, तो मैंने एक ग्रीन वाला आर्म को रोटेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैं रोटेट करता जाऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा। और अगर ये किताब आपके सामने रखी है या आपने टेबल पे रखी है इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला आर्म और ये वाला आर्म एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। ये वाला आर्म और ये वाला आर्म एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, और इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, तो हम रोटेट करते गए दोस्तों और हमारा एंगल बढ़ता गया। पहले एंगल 0 था, फिर एंगल बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और फाइनली जब ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर ली, दोनों आर्म्स ने स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गई। अब दोस्तों इस एंगल को हम कहते हैं, ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये हमारा वर्टेक्स है, ये एक आर्म है और एक ये दूसरा आर्म है। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल। ये कैसे फॉर्म हुआ, हम लोगों ने दोस्तों जो दो आर्म्स थे उन दोनों को बिल्कुल साथ में ले आए, बिल्कुल अपोजिट ले आए, तो एक लाइन फॉर्म हो गई है ना। आप सभी को ये लाइन दिख रही है कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है और ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू होती है, अभी बताएंगे, इसकी कभी नहीं बता रहा, अभी बताता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको, मैं कॉपी कर रहा हूं, अगर मैं इसको और रोटेट करता चलूं, मतलब अभी मैं रुका नहीं, तो और रोटेट, तब और ज्यादा ग्रीन वाले आर्म को रोटेट करता जा रहा हूं, ग्रीन वाले आर्म को रोटेट करता, ग्रीन वाला आर्म रोटेट होता जा रहा है, मैं वाले आर्म को रोटेट करता जा रहा हूँ, ग्रीन वाले आर्म को रोटेट करते 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 फाइनली अगर मैं फिर से इस पोजीशन में लेके आ जाऊं, लेकिन अब मैं घुमा के लाया हूं, फिर से अगर मैं इस पोजीशन में लेके आ जाऊं आर्म को, घुमा घुमा के फिर से इस पोजीशन लेके आ जाऊं दोस्त, अब ये एंगल कौन सा बनेगा, हटा रहा हूं, तो अब डॉटेड ही बना रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया मेरे बच्चों, मैं इस आर्म को रोटेट करता जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो, तो मैंने यहां पर आर्म को पूरा सर्कल रोटेट करा लिया है, पूरा सर्कल रोटेट हो गया है। जैसे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये अब स्ट्रेट लाइन एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पीछे है, विल टॉक अबाउट इट, अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आप फिर से इसको ऑब्जर्व करो, तो अपनी किताब को खोलो मेरे बच्चों, क्या ऐसे देखो, तो ये एक आर्म है, नीचे वाला एक आर्म है, तो इसको आपने पकड़ा और इसको पकड़ के पूरा सर्कल घुमा दिया, देख रहे हो आप, पूरा सर्कल घुमा दिया और पीछे लिखा है ले आए। ठीक है, अब देख रहे हो ये बात, ठीक है, फिर से दिखाता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ से देख, यहाँ पे बंद है किताब, ठीक है, एंगल 0 है, नीचे वाला आर्म और ये ऊपर वाला आर्म बिल्कुल एक साथ है, एंगल 0 है। अभी इसको मैंने पकड़ा और पूरा सर्कल घुमा दिया, देख रहे हो आप, पूरा सर्कल घूम गया है ये, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और पूरा घूम के सर्कल घूम गया है ये, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ग्रीन वाला यहाँ से स्टार्ट किया था, ग्रीन वाले जो रे है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और पूरा सर्कल घूम के हम वापस आ गए, तो ये पूरा सर्कल घूम गया है हमारा। तो अब जो एंगल फॉर्म होता है इसको कहते हैं फुल सर्कल एंगल। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो नहीं घूम सकता, पूरा घूम के आ गया है, पूरा घूम के आ गया है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रोटेशन है, ज्यादा रोटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो रे था उसको पूरा घुमा के फिर से वापस लिया, कहते हैं दोस्तों
फुल सर्कल एंगल, इससे ज्यादा तो नहीं घूम सकता ना, दिस इज द मैक्सिमम रोटेशन, इससे ज्यादा रोटेशन आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये मैक्सिमम रोटेशन है। जैसे आप अपनी किताब में भी देखो, तो आपने अपनी किताब यहाँ से स्टार्ट करी और पूरा घुमा दिया, अब इससे ज्यादा तो नहीं घुमा सकते, अब तो ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये होता है फुल सर्कल एंगल, इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। दोस्तों हम लोग एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं, और मैक्सिमम जो एंगल है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ग्रीन वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा घूम के वापस आ गया, इसको हम कहते हैं फुल सर्कल एंगल, जिसको हम 60 डिग्री कहते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, एंगल को हम लोग, जैसे आपको पता है लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एंगल को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है प्रोटेक्टर का यूज अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो एंगल हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में, डिग्रीज की यूनिट होती है दोस्तों DER, ठीक है, ओके। तो याद रखना है ये फुल सर्कल एंगल है, हमारी पहले रे यहाँ पर थी, पूरा घुमा के हम नीचे से लेके आ गए यहाँ पे ले आए, तो हमारा एंगल पूरा सर्कल कंप्लीट किया है, और इसको कहते हैं फुल सर्कल एंगल, को 360 कहा जाता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करो, तो क्या ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये फुल सर्कल एंगल का हाफ रोटेशन है। अगर आप यहां पर देखो, तो मैंने फुल सर्कल एंगल में पूरा रोटेट किया है, पूरा, और पूरा रोटेशन में हम बोल रहे हैं कि एंगल इज 360 डिग्री एंगल। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल में देखें, तो क्या यहाँ पर हमने फुल सर्कल एंगल से आधा रोटेट किया है, अब देख रहे हो ये हाफ है, ये हाफ रोटेशन है, इसके बाद दूसरा हाफ ये नीचे वाला हाफ हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, इस केस में हमने जो हमारी आर्म थी, पहले हमारी आर्म इधर थी, हम रोटेट करते गए, पहले इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर और घुमाया, फिर और घुमाया, फिर यहाँ पे ले आए। तो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल में हमने आधा सर्कल रोटेट किया, आधा सर्कल रोटेट हुआ है, और इसीलिए जो स्ट्रेट लाइन एंगल है दोस्तों, यहाँ पर हमने फुल सर्कल एंगल से आधा रोटेशन किया है। और अगर आधा रोटेशन किया है दोस्तों, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, कोई बता सकता है मुझे? फुल सर्कल एंगल की वैल्यू है 360 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी 360/2, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन एंगल यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, here we have rotated, यहाँ पर हमने दोस्तों rotated half that of full circle angle, की जो वैल्यू होगी, मतलब जो स्ट्रेट लाइन एंगल होगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, उसकी वैल्यू होगी फुल सर्कल एंगल से आधी, तब 180, ठीक है ना, 180 डिग्रीज, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो फुल सर्कल एंगल और स्ट्रेट लाइन एंगल, ये दो चीजें हमने यहाँ पर अभी समझी, आई होप सबको ये समझ में आ गई है। अब यही चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, हमारी किताब में ये बच्ची है, इसकी किताब वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। लेट अस गो बैक टू द विद्यास नोटबुक, ये हमारी नोटबुक। ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोस, ठीक है। तो हमें बुक की ओपनिंग देखनी है जो मैंने आपको दिखाई थी। शी मेक्स फुल टर्न, मेक्स फुल टर्न, पूरा टर्न या पूरा सर्कल, ठीक है ना, of the cover when she has to write while holding the book her,
अगर आपको कभी भी लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी रीडिंग करनी है या लिखना है, तो आप पूरा कवर फोल्ड करते हो, पूरा सर्कल रोटेट करते हो, यहाँ से पूरा रोटेट करते हो, नीचे से यहाँ तक ले आते हो, पूरा सर्कल रोटेट करते हो आप, जैसा कि यहाँ पर एक बच्ची कर रही है। इन्होंने क्या किया है, किताब को पूरा रोटेट किया है और उसको कहते हैं फुल सर्कल एंगल, मतलब 360 डिग्री, है ना। ओके, ही मेक्स अ हाफ टर्न, हम सिर्फ आधा टर्न करेंगे, हम सिर्फ आधा टर्न करेंगे जब हम लोग अपनी कॉपी को या अपनी किताब को टेबल पे रखते हैं, सिर्फ आधा टर्न करते हैं उस केस में, ठीक है ना। शी मेक्स अ हाफ टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू ओपन इट ऑन हर टेबल, इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस केस में यहाँ पर हमें बताया गया है, इस केस में हमारे जो आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हो इधर एक आर्म है और इधर एक आर्म था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो द आर्म्स लाई इन द स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, अब जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, लेट अस कंसिडर स्ट्रेट लाइन एंगल। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, आप देख सकते हो एक रे हमारे पास इधर जा रही है, हमारे पास ओ बी रे है, और बिल्कुल इसके स्ट्रेट में, बिल्कुल इसके सीध में एक और रे फॉर्म करी। अब देख सकते हो ये दोनों रेज मिलके, हम लोगों ने जब रे और लाइन पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब दो रेज मिलके एक लाइन बनाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दो रेज मिलके एक लाइन फॉर्म हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो दो रेज हैं दोस्तों, ए बी रे, ओ बी रे है, एंड ओ बी एंड ओ ए रे। दे आर फॉर्मिंग अ लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं O से कोई भी एक रे फॉर्म करूं, कोई भी एक रे फॉर्म करूं, है ना, तो आप देखोगे ये वाला एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर एक रे हमारी ऑलरेडी ऊपर है, ये हमारी एक और रे है, हमारी दो रेज हैं, ये O, इधर B, इधर A, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा एंगल हमारा, पूरा एंगल हमारा AOB एंगल हो गया 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। और अगर मैंने यहां पर एक और रे फॉर्म कर दी, ये हमारा सी पॉइंट है, तो आप देख सकते हो ये हमारा ओ पॉइंट, तो अब यहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म हो गए, यहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म हो गए, एक एंगल ये रहा, तो हम कह सकते हैं ओ बी, और एक एंगल ये वाला एंगल कह सकते हैं ओ ए। आप देख सकते हो कि हमने ए ओ बी एंगल को तोड़ दिया है दो हिस्सों में, है ना। हमने ए ओ बी एंगल को, जो ए ओ बी एंगल था ये पूरा बड़ा वाला पिंक वाला, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम लोग देख सकते हैं दोस्तों,
जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम देख सकते हैं कि हमने एओबी एंगल को दो पार्ट में तोड़ा है, ठीक है ना। अब जब भी हम दो पार्ट में किसी को तोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पेंसिल को लेते हो और पेंसिल को बीच में से तोड़ देते हो, ठीक है, तो अगर आप देखो दोस्तों पेंसिल की जो टोटल लेंथ थी, मान लीजिए पेंसिल की टोटल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर थी। अगर आप उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हो तो दोनों हिस्सों की जो लेंथ होती है वो मिला के 10 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? फिर से एक बार देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक कोई कागज रखा हुआ है, ठीक है, तो इस कागज की कुछ लेंथ है, इस कागज की कुछ लेंथ है। अगर मैं इस कागज को दो हिस्सों में तोड़ देता हूं या फाड़ देता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसकी और इसकी लेंथ को ऐड करूंगा तो मुझे ओवरऑल पुरानी वाली टोटल लेंथ मिलनी चाहिए। जैसे मेरे पास पूरा कागज जितना था, लेंथ थी कुछ, मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, इसकी लेंथ L1 है, लेंथ L2 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की लेंथ को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे ओवरऑल पूरी पुरानी वाली लेंथ मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सिंस कल AOB is broken into two parts, एंगल AOB को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एंगल COB, एंगल COA। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको पेंसिल वाला एग्जांपल या पेपर वाला एग्जांपल बताया था, वो चीज यहां पर भी वैलिड है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल COA, ठीक है ना। तो अगर हम दोस्तों इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें तो हमें ओवरऑल एंगल मिल जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो मुझे ओवरऑल एंगल मिल जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसा पेंसिल के केस में देखा, पेन पेपर के केस में देखा, वैसा ही कुछ यहाँ पर होना चाहिए। और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है? 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज इक्वल टू प्लस एंगल्स, ठीक है ना। चलिए ये चीज हम लोगों ने सीखी, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम एक बात को ऑब्जर्व करें तो हमसे क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी। पहले हम ओसी की बात कर लेते हैं। अब सभी को पता है कि हमने ओसी कैसे बनाई। यहाँ पे हमारे पास ओ बी रे है, यहाँ पे हमारे पास ओ ए रे है, तो ये कहता है कि हमने ओसी इधर कहीं बनाई थी। ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी। ओसी हम कैसे कुछ बना सकते हैं, सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल्स कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एंगल ये है, एक एंगल ये है एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ ए। तो वी वांट टू ड्रॉ OC such that एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, दोनों एंगल बराबर चाहिए। अगर हम इस वाली परिस्थिति को देखें, इस वाले स्टेट को देखें, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं सी ओ बी छोटा है, ओ ए बड़ा है, सही है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो रोटेशन है वो कम है और यहाँ पे रोटेशन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे रोटेशन थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम ओ सी ऐसा बना रहे हैं तो हम ये देख पा रहे होंगे, आप लोग भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पर
एंगल COB लेस देन इज लेस देन OA। लेस देन का सिंबल आप सभी को पता ही है, तो एंगल COB छोटा है OA से, नहीं इज लेस देन एंगल CO। अब कुछ मजेदार करते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं यहाँ पे, इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अभी, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक, सॉरी मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक, देखिएगा अब मेरे पास ये OC लाइन है, हटा रहा हूँ, ये डॉट को भी हटा रहा हूँ, ये मेरे पास OC रे है दोस्तों। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, मान लीजिए मैंने इधर कर दिया, मैंने इसको इधर कर दिया, मैंने इसको इधर कर दिया, तो इन दिस केस यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा C पॉइंट है दोस्तों, ये वाला जो एंगल है अब ये बड़ा हो जाएगा, कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ज्यादा रोटेशन है और यहाँ पे कम रोटेशन आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो B बड़ा हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है तो A छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने इसको इधर रोटेट किया, इधर की तरफ टिल्ट कर दिया, ये बात सब लोग ऑब्जर्व करिए अच्छे से, मैं इसको फिर से समझाता हूँ आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है, ठीक है ना, और अब हमें क्या करना है, हमें OC रे को क्रिएट करना है या OC रे बनानी, हमारे दोनों एंगल्स OA और COB बराबर हो जाए, ठीक है। अब कुछ समझते हैं, देखिए अगर मैंने अपनी रे को इधर रखा, डॉटेड बनाऊं, डॉटेड बना कर सकते, अगर मैंने अपनी रे को इधर रखा, मतलब इधर की तरफ टिल्टेड है, वो इधर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक केस को दिखाऊं, तो जैसे आप इसी एग्जांपल को देखिए, अगर ये इधर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, तो आप देखिएगा कौन सा एंगल बड़ा है, तो उस केस में आप देख पाओगे कि ये वाला रोटेशन बहुत कम है, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, तो उस केस में एंगल COB और ये वाला एंगल आप खुद ही देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में रोटेशन ज्यादा है, एंगल COA यहाँ पर हम बड़े आराम से देख सकते हैं, एंगल COB इज लेस देन एंगल COA। तो अगर लाइन इधर की तरफ टिल्टेड है, अगर ये रे इधर की तरफ टिल्टेड है, तो ये एंगल छोटा आएगा। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अगर मैं अपनी लाइन जो OC रे है, पहले मैं यहाँ B O, अगर मैं अपनी OC रे को इधर की तरफ टिल्टेड बनाऊं, देख रहे हो आप, पहले हमने जो रे बनाई वो इधर की तरफ टिल्टेड थी, तो आप देख पा रहे हो ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे गैप छोटा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम गैप देखेंगे तो ज्यादा है, यहाँ पे रोटेशन ज्यादा, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा C पॉइंट है, अगर ये इधर की तरफ टिल्टेड है, अगर ये OA की तरफ टिल्टेड है, तो ये एंगल कम हो जाएगा, ये एंगल COA कम हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला रोटेशन ज्यादा हो जाएगा, वाला रोटेशन जाएगा, एंगल COB बड़ा हो जाएगा, एंगल OA इज लेस देन एंगल CO। क्या ये सही है ना। आई होप यहाँ तक ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको हम एक फिगर से भी देखते हैं, देखिए दोस्तों इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, वैसे मैंने क्लियर किया आपको, लेकिन यहाँ देखिए ये मेरे पास किताब है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया आपको एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये वाला बॉक्स इधर की तरफ टिल्ट किया है, तो आप देख सकते हो जो इधर की तरफ राइट साइड की तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट साइड टिल्टेड है, राइट साइड की तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है
वो राइट साइड में वो छोटा है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में एंगल फॉर्म हो रहा है वो बड़ा है। अगर मैं इसको घुमा घुमा के इधर ले आऊं, मतलब मैंने इसको लेफ्ट साइड पर टिल्ट कर दिया है, तो लेफ्ट में एंगल फॉर्म हो रहा है वो छोटा हो गया और राइट में एंगल बड़ा हो गया। तो दोस्तों अगर दोनों एंगल बराबर करने हैं हमें, कहाँ रखनी पड़ेगी ये बॉक्स हमें और कैसे रखनी पड़ेगी हम ये देखेंगे। अगर मैंने राइट में टिल्ट किया तो राइट का एंगल छोटा, लेफ्ट में किया तो लेफ्ट का एंगल छोटा, तो मुझे ये बॉक्स ऐसे रखना चाहिए कि वो किधर की तरफ भी टिल्ट ना हो, मतलब खड़ा हो, स्ट्रेट खड़ा हो इसके, ठीक है। तो ये बात हमने देखी, मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। तो वी सी दैट, तो हमने देखा दोस्तों, सो इफ ओसी रे is tilted towards OA, अगर आप देखोगे ये OC रे जो है वो OA की तरफ टिल्टेड है, देन हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, एंगल OA इज लेस देन एंगल CE। और देखा दोस्तों हम लोगों ने, इफ OC रे tilted towards OB रे, अगर ये OC रे OB की तरफ टिल्टेड है, देन एंगल COB लेस देन। और अगर हम दोनों एंगल को बराबर करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अपनी रे को टिल्ट नहीं करना है, सीधा खड़ा करना है, ठीक है ना। तो गेट एंगल COA इक्वल टू एंगल C, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वी नीड टू कीप OC रे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, कीप, वी नीड टू कीप OC रे स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब किधर की तरफ भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वी डोंट वांट टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, तो ना इधर टिल्ट होना है ना इधर टिल्ट होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, ना आप इधर टिल्ट हो ना इधर टिल्ट हो, तो आपसे क्या कहता है टीचर, सीधा खड़े रहो, तो हमें सीधा खड़ा कर, ठीक है ना, इधर भी टिल्ट नहीं होना इधर भी टिल्ट नहीं, क्या करना अपने को, तो हमें कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपनी जो ओसी है स्ट्रेट बनाना होगा, हमें अपनी ओसी को स्ट्रेट बनाना होगा। अब आप देख सकते हो दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो ये हमारा ये बराबर हो गया, और इसको हम कहते हैं दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, इसको कुछ कहते हैं, अभी मैं इसका नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर हो गए, लेकिन दोस्तों क्या अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ देखा था, एक वो बात देखी स्टार्टिंग में, जो पूरा एंगल है दोस्तों, ये पूरा एंगल आप देख सकते हो, एंगल AOB था हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल है ये, 180 डिग्रीज है, और एंगल AOB है COA, तो COB आ जाएगा 180 बराबर, ये दोनों सेम है दोस्तों, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमने ये देखा कि भाई दोनों बराबर हैं, यार इक्वल, क्या मैं एंगल COB को OA ही लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर हैं दोस्तों, OA प्लस एंगल COA इक्वल टू 180, तो आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैंने COB को COA लिख दिया है, और ये दोनों बराबर हैं तो आप देख सकते हो ये और ये बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टाइम्स ऑफ एंगल OA इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो COA
जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये एंगल बना डिग्री, ये एंगल बना 90 डिग्री। इसको कहते हैं 90 डिग्री को एंगल कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो आप एक चीज और देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको बताया था, ये किताब है आपके पास, इस किताब को आपको पूरा खोलना पड़ता है, यहां से पकड़ के आप पूरा खोलते हो तो हम कहते हैं फुल सर्कल एंगल की डिग्री, ठीक है। आपने अगर किताब को आधा खोला इतना, तो हम कहते हैं 180 डिग्री, जिसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। अगर आपने किताब को 1/4 खोला, आपने इसे ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखे, ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए, पूरा घुमाया 360, आधा घुमाया तो 1/2 इंटू 360। और अगर आपने अपनी किताब को सिर्फ 1/4 खोला है, ऐसे खोला है, तो आपका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। कोई चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हम अपनी किताब को, ठीक है, सिर्फ 1/4 ओपन करें, तो उस केस का एंगल बनता है 90 डिग्री, कहते हैं राइट, ठीक है। 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल, चलिए, तो यहां पर हमने समझा, क्योंकि यहां पर हमने ये बात समझी कि हम कैसे ओसी को ड्रॉ करें जिससे बराबर हो जाएं। ओके, we can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when a fold is made, it is crease which is straight. पहले तो मैं इसको आपको किताब के एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। पहले किताब के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बुक है, तो बुक का एक आर्म ये रहा, एक हमारे पास आर्म ये रहा। अगर हम इस आर्म को घुमा घुमा के स्ट्रेट ले आते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ ले आते हैं, तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। इसको घुमा घुमा के पूरा पूरा घुमा के अगर हम पूरा घुमा के अगर इधर ही ले आते हैं, पूरा घुमा के अगर इधर ही ले आते हैं, उसको कहते हैं फुल सर्कल एंगल। हाँ, अगर हम सिर्फ आधा घुमा रहे हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना। स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं 180। इसको पूरा घुमा दिया, अगर हमने पूरा घुमा के वापस ले आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर ऐसे घुमा के पूरा घुमा के ले आए, पूरा घुमा दिया, पूरा घुमा के इधर ले आए, यहाँ से शुरुआत करी और पूरा घुमा के इधर ले आया, कहते हैं फुल सर्कल एंगल। तीन सौ 360 डिग्री। और अगर हमने यहाँ से शुरुआत करी और सिर्फ 1/4 घुमाया, मतलब सिर्फ ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, इसको कहते हैं दोस्तों 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है क्या, राइट एंगल। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक एल शेप फॉर्म हो रही है, ठीक है, एल शेप फॉर्म हो रही है। एल शेप यहाँ पर फॉर्म हो रही है। चलिए, we can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when a fold is made, create a crease which is a straight. देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक पेपर पे क्रीज पहले भी फॉर्म करी है, लेकिन वो टिल्टेड फॉर्म करी थी। अगर मैं एक और पेपर लेके आऊं, आप भी कोई यूज्ड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी एक यूज्ड पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए देखो, पेपर है आपके पास, है, तो आप पकड़ के एंड टू एंड जोड़ के इसको क्रीज बनाओ। देखो इस तरह से जोड़ देना, दोनों तरफ से जोड़ देना, और फिर इसको फोल्ड करना, उसके बाद इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो आपने कैसे किया, आपने पूरा पेपर था, बिल्कुल एंड टू एंड इसको जोड़ के
और फिर इसको हम लोगों ने ऐसे फोल्ड किया है। अब आप अगर देखोगे दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पे अगर आप देखो, इस केस आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ पर सीधा सीधा आपको एक लाइन मिलेगी। तो आप अगर इसके बेस से देखोगे दोस्तों, अगर आप अपने पेपर के, अगर आप अपने पेपर के बेस को इधर रखो ऐसे करके, ठीक है, जैसे पेपर के बेस को अगर मैं इधर रख दूं, तो जो लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पे, जो कर्व फॉर्म हो रही है, जो क्रीज फॉर्म हो रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, वो एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो आप देख सकते हो जो क्रीज फॉर्म हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन है, फुल इस तरह, ठीक है। तो आप देख पाओगे दोस्तों कि ये एक पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल है। वन 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले जो एंगल्स फॉर्म होंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो, ये आप एक एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, तो हमने इसको फोल्ड किया, अगर आप इसको खोलोगे तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर आपकी क्रीज फॉर्म हो रही है बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये आप फोल्ड कर से भी देख सकते हैं, ठीक है। Justify why the two angles are equal. Is there a way to superimpose and check? Can this superimposition be done by folding? आप सुपर इम्पोजिशन फोल्डिंग से भी चेक कर सकते हो। जैसे आप देखो, आपके दो एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना, एक आर्म इधर है, ठीक है, एक आर्म नीचे वाला है। सिमिलरली एक आर्म इधर है, एक आर्म नीचे वाला है। अगर आप इन दोनों को फोल्ड करो तो ये एक दूसरे के ऊपर 100% इक्वली सुपर इम्पोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वल एंगल। फिर से देखो, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, हमारे पास ये पेपर था, ठीक है, हमारे पास ये पेपर था, एक आर्म ये रहा, नीचे वाला आर्म ये रहा, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली इधर एक आर्म है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करें इस तरह से, तो आप देख पाओगे ये बिल्कुल पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल एंगल्स हैं। नहीं तो हम सुपर इम्पोजिशन से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आर्म है, यहाँ पर हमने इसकी वर्टेक्स बना दी फुल स्ट्रेट। दो बनाऊंगा, एक पिंक और एक ऑरेंज, दोनों बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन। देखेंगे दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब देखोगे तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वल एंगल बताया कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक एंगल है हमारे पास, कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक एंगल है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको अलग भी कर सकता हूँ, इसको यहाँ से अलग भी कर सकता हूँ। ये एक एंगल है हमारे पास। अब वी हैव टू चेक सुपर इम्पोजिशन से कि ये बराबर है। अब क्या करोगे दोस्तों, इसको फ्लिप कर दो, और अब आप इसको फ्लिप करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो, तो आप देखोगे बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं दोनों आर्म्स। जैसे हमने यहाँ पर, आप देखो ये एक आर्म हमने कॉमन कर दिया, वर्टेक्स कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर भी ये आर्म कॉमन हो रहे हैं। दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। चलिए, और एक एंगल, दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। सुपर इम्पोजिशन से भी चेक किया, फोल्डिंग से भी आपको चेक करके दिखाया, ठीक है ना। ऐसे आपको बस समझ में आना चाहिए कि अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो इक्वल एंगल ही क्रिएट करेगी, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन से भी हमने चेक किया।
सुपरइम्पोजिशन एंड फोल्डिंग। आपको दोनों से दिखा दिया, हम देख पा रहे हैं कि इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, इफ अ स्ट्रेट लाइन एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ द फुल टर्न, हाउ मच अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिजेंबल्स द शेप ऑफ एल, ये तो हमने देखा, और इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट भी मैं आपको बता चुका हूं। ऊपर वाले का क्या मतलब है, देखिए, कि मैं पीछे आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन एंगल है ये फुल टर्न का हाफ है, देखिएगा स्ट्रेट लाइन एंगल, ये तो हमने देखा ही था, स्ट्रेट लाइन एंगल इज हाफ ऑफ द फुल टर्न एंगल या फुल सर्कल एंगल, फुल टर्न एंगल, और जो राइट एंगल है दोस्तों, तो ये राइट एंगल हमने आपको बताया ये वाला, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन एंगल का हाफ है, ये तो हमने देखा ही था, हम लोगों ने प्रूव ही किया था ये चीज। ये देखिए यहाँ, तो हमारा राइट एंगल है, जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट लाइन एंगल का हाफ है, प्रूव किया था। जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट लाइन एंगल का हाफ है। तो अगर हम देखें दोस्तों, और स्ट्रेट लाइन एंगल फुल टर्न एंगल का हाफ है या फुल सर्कल एंगल का हाफ है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपको देखिएगा ये आ जाएगा 1/2, 1/2, फुल टर्न, आप देख सकते हो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ द, दैट इज 1/4 इन, ठीक है। तो ये यही चीज वहां पर इसने मैं किया है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ट्राई टू राइट इट। आप देखेंगे ये वाला स्ट्रेट पा लेता हूँ, तो हम आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेट लाइन एंगल फुल टर्न का हाफ है, ठीक है। तो हमारा राइट एंगल क्या रिलेशन रखेगा, हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि राइट एंगल इज 1/4 ऑफ द फुल टर्न, और हम लोगों ने ये भी आपको दिखाया था कि राइट एंगल फॉर्म शेप, एल शेप फॉर्म करता है, ठीक है ना, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, एक अगर ये है, एक रही ये है, तो आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एल शेप फॉर्म हो रही है, यहाँ पर 90 है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो ये कहते हैं एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, देखा कि वो स्ट्रेट लाइन एंगल का आधा होना। टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइंस जो 90 डिग्री पर मीट करती हैं
को परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो रेज की बात हो रही है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको, तो ये दोनों रेज 90 डिग्री पर मीट हो रही हैं। मैं कह सकता हूँ यार परपेंडिकुलर टू अदर, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे आप देखोगे तो आपका फ्लोर होता है, आप अगर जिस कमरे में हो दोस्तों, आप देखो मेरे प्यारे, जो फ्लोर है आपका, जो दीवारें हैं वो सीधी खड़ी हैं, सीधी खड़ी हैं, दे आर स्ट्रेट। तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में अगर आप दीवारों को देखोगे, डिग्री एंगल दिखाई देगा, डिग्री परपेंडिकुलर, सीधा खड़ा होने। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर ये एक बेस है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्ट्रेट खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ओ बी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यूज होता है वर्ड, परपेंडिकुलर टू ओ सी। ओके, यही चीज हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर हम लाइंस की बात करें तो लाइंस को भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे, इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल सीधे में, बिल्कुल इसके, बिल्कुल इससे पास होने पर लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हो, बिल्कुल एल शेप फॉर्म हो रही है 90 डिग्री। और ऑब्वियसली दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इधर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि आप सबको पता है ये और ये एंगल बराबर होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ये हमारे पास बी है, सी, डी है, तो आप देख सकते हो ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ए बी लाइन हमारी बेस है या फ्लोर है हमारा, तो हम सी डी लाइन उस पर सीधी खड़ी है। तो आप कह सकते हो कि ए बी लाइन, सी डी लाइन एट 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो किताब है हमारी, इसके ऊपर अगर मैं बॉक्स की बात करूं, तो बॉक्स अगर सीधा खड़ा है हम कहेंगे परपेंडिकुलर है। अगर ये टिल्टेड है, जैसे इधर है या ऐसे, तो टिल्टेड बोलते हैं। सीधा खड़ा है तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जैसे अगर हम सीधे खड़े हैं तो आप बोलोगे यू आर परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। अपने दोस्त को बोलो, अपनी मम्मी को बोलो कि मम्मी आप परपेंडिकुलर खड़ी हो फ्लोर के ऊपर, ठीक है। ये वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओके, अब अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर ये कहता है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम टेन। अगर हम विंडो को देखें दोस्तों, विंडो कुछ ऐसी होती है, हमारी विंडो कुछ इस तरह से होती है। फिर आप देखोगे विंडो भी, डोर्स भी कुछ इस, तो आप देख सकते हो अगर ये पॉइंट है ए, ये बी और ये डी, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ये सीधी खड़ी है। देख रहे हो आप ये बात, ये और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ए बी के ऊपर बी सी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप देख सकते हो कि बी सी के ऊपर सी डी के ऊपर बी सी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी एक 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ऐसी ए डी और सी डी
ये एक 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी एक 90 डिग्री। दे आर स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, दे आर स्ट्रेट। क्या तो आप देख सकते हो कि अगर इस तरह की विंडो है आपकी इसी तरह की विंडो होती भी है तो आप देख सकते हो विंडो बिल्कुल सीधी होती है। नीचे अगर बेस है, आप बेस को अगर देखोगे तो बेस के बिल्कुल सीधी होती है उसका लेफ्ट या राइट वाला, और ऊपर भी। तो चारों तरफ से वो बिल्कुल, चारों तरफ से अगर हम उसको देखें, जैसे ये है हमारी, तो आप देखोगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है, और वो 90 डिग्री पर मीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अ विंडो वी हैव 4 90 डिग्री, हमारे पास 4 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अभी कहता है डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम, क्या आपको और भी दिख रहे हैं? दोस्तों अगर आप टीवी को देखो तो बोर्ड को, जैसे इस बोर्ड को आप देखो, इस बोर्ड को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं अपने कैमरे को आपको दिखाने के लिए, अब पीछे लेके जाता हूं जिससे ज़्यादा कवर कर सके। एक काम करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ जिससे हम इसको देख सकें। देखिए जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा आप स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो अब आप देखो दोस्तों, ये बोर्ड पर भी 90 डिग्री एंगल्स हैं। देखिए जैसे अगर आप देखोगे ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों यहाँ पर एक एंगल फॉर्म, सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ये और ये नीचे वाली लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी। सेम इधर ये वहां पे देखिए, ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी। सिमिलरली इधर भी एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जैसे बोर्ड है, कि जैसे ये वाला बोर्ड आप देख सकते हो, बोर्ड ऐसे आपके क्लासरूम में बोर्ड होगा, डोर से आपके दरवाजे, दरवाजों पे भी 90 डिग्री एंगल होता है। जो आप दरवाजा देखोगे वो भी इसी शेप का होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारे जो बोर्ड है, ऐसे आपके क्लासरूम में बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर हम डोर्स को देखें दोस्तों, डोर्स के हर एक कॉर्नर पे, डोर्स के हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। ऐसे ही आपके जो वॉल्स हैं, जो मैंने आपको बताया था दीवारें हैं आपकी, जो दीवारें हैं वो नीचे वाले बेस का सीधी खड़ी होती हैं, ठीक है। अगर आप बेस को देखोगे, जो आपका जमीन होती है उसके ऊपर दीवारें सीधी खड़ी होती है। तो जहां पर दीवार और हमारी जमीन मिलती है वहां पर भी 90 डिग्री एंगल होता है। ऐसी दीवार और छत, अगर आप दीवार और छत को देखोगे वहां पे भी आपको कॉर्नर पे 90 डिग्री एंगल दिखाई देगा कि वो बिल्कुल ऐसे मिल रही है, ठीक है, एल शेप फॉर्म हो रही है, एल शेप फॉर्म हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो वॉल्स, व्हाइट बोर्ड्स, हमारी जो टाइल्स होती हैं, अगर आप नीचे की टाइल्स को देखोगे वहां पर भी, जहां पर आपने टाइल्स की दुकानों पे देखा होगा या आपके स्कूल में टाइल्स होंगी, घरों में टाइल्स होंगी, वो भी इसी तरह से होती हैं। वहां पर भी ये और ये परपेंडिकुलर ही हिट करता है, चारों तरफ आपको 90 डिग्री एंगल ही मिलेगा। आपकी जो किताबें हैं, तो ये बॉक्स है, आप देखो बॉक्स, ये और ये एल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, तो आप अगर इधर से छुपा दूं इसको, मैं इधर से ऐसे करके छुपा देता हूं इसको, ऐसे छुपा देता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे ये एल फॉर्म हो रहा है, इधर देखो ये वाला और ये नीचे वाला। सिमिलरली अगर आप इस किताब को देखो, किताब पे भी अगर आप देखो तो ये एक लाइन और ये एक लाइन परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो बुक्स हैं, जो डेस्क है, जो आपके टेबल है, ठीक है,
टेबल पे भी आपको जो रेक्टेंगल टेबल दिखाई देगी, रेक्टेंगल टेबल मतलब चारों तरफ 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब फिगर इट आउट, पेज नंबर 29 का पहला सवाल हमने करा, ये दूसरा सवाल। जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग। कर सकते हैं आप कोई भी ए पॉइंट मार्क करो, जैसे इन्होंने ए मार्क किया हुआ था यहाँ पर, इधर बी मार्क किया हुआ था। अब देख सकते हो कि यहाँ पर हम बड़े आराम से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ऐसी अगर हमने यहाँ पर ए इधर मार्क किया और बी इधर मार्क किया, तो हम इधर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना सकते हैं। हम स्ट्रेट लाइन इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप बना सकते हो, बहुत सारे तरीके ठीक है आप स्ट्रेट लाइंस को बनाने के। ओके, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर, तो हमने कर दिया, ए को हमने दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया है। ठीक है, हम और भी एग्जांपल, एक को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ तो 2-3 एग्जांपल कर सके। तो आप देख सकते हो हमने ए को इधर बी से जोड़ दिया, फिर इधर ए को हमने से जोड़ दिया, ठीक है ना। नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन, गेट अ राइट एंगल, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। हमने क्या किया, ए को हमने बी से जोड़ दिया तो हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल गई, और हमें अब राइट एंगल चाहिए, राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री एंगल चाहिए। 90 डिग्री एंगल कैसे मिल सकता है हमें, हम जैसे ये लाइंस तो बनी हुई हैं, हम ए को नीचे वालों से अगर जोड़ दें, नीचे वाले पॉइंट से अगर जोड़ दें, हम ए को अगर नीचे वाले पॉइंट से जोड़ दें, क्या यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। देख रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऊपर एक एल शेप बन रही है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अगर मैं ए को ऊपर की तरफ जोड़ दूं, ऊपर की तरफ जोड़ दूं और यहाँ पे हमारा ए पॉइंट, तो भी आप देखोगे ये भी एक 90 बन जाए, बिल्कुल एल शेप बन रही है। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो हम ए को कैसे जोड़ेंगे, ए को आप स्ट्रेट लाइन जोड़ना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन, और बिल्कुल इसी तरह से इसको अगर मैं पकड़ के तो भी आपको यहाँ पर 90, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि हम बड़े आराम से ऐसे 90 बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, इससे इधर बनाएंगे तो 90, तो पीछे खींच देंगे तो 90 बन जाए। लेकिन इस टाइप का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ये तो समझाने के लिए, बट आपको ये समझना चाहिए कि 90 डिग्री कैसे हम बनाते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर हमारे पास फिगर इट आउट में एक और सवाल है, गेट अ स्लांटिंग crease on the paper, now try to get another crease that is perpendicular to the slanting. How many right angles do you have now? Justify why the angles are exactly 90 degree. Describe how you fold the paper so that other person who don't know the process can simply follow your desk, get the right angle. दोस्तों इसके लिए हम एक और पेपर उठाते हैं, ठीक है, एक और पेपर उठाते हैं। अब क्या करते हैं, हमें 90 डिग्रीज चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें इसको करना है। ठीक है, देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है, आप क्या करिए, हमें यहाँ पे 90 डिग्रीज चाहिए, ठीक है, और हमें यहाँ पे स्लांटिंग क्रीज बनानी है, और बात किया कि हमें स्लांटिंग क्रीज बनानी है, हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, जैसे हमने पहले तो अभी फोल्ड किया था तो सीधा सीधा फोल्ड आ गया था, हमें स्लांटिंग क्रीज बनानी है। जैसे अभी हमने फोल्ड किया था, उस केस में हमने सीधा फोल्ड किया था, जैसे ऐसे ऐसे फोल्ड किया था, यहाँ पे क्रीज स्लांटिंग नहीं आई है, क्रीज हमारी स्ट्रेट आई है।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्लांटिंग क्रीज चाहिए, स्ट्रेट वाली नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट वाली नहीं चाहिए, स्लांटिंग क्रीज चाहिए। स्लांटिंग के लिए क्या करेंगे, अब क्या करिए, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करिए कि जो फोल्ड है वो इस पॉइंट से पॉइंट के बीच में आ जाए, ठीक है। तो फोल्ड हमारा ऐसा आना चाहिए कि वो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो आप इस पेपर को ऐसे फोल्ड करो जैसे हम इस तरह से करते थे, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम सब एरोप्लेन बनाने के लिए करते हैं ना। तो आप एक काम करो, ऐसे फोल्ड करो। क्या करो, पेपर को लो, और इस पेपर को लेके इस तरह से फोल्ड कर दो, जिससे ऊपर वाला टिप जो है जुड़ जाए और ये हमारा ऐसा बन जाए, जैसा हम एरोप्लेन बनाने में करते थे या नाव बनाने में, ठीक है, नाव जैसे बनाते थे, इस तरह से फोल्ड कर दो। क्या किया मैंने इस वाले राइट कॉर्नर को लिया और इधर से जोड़ दिया, और ये पूरा एक आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्लांटिंग क्रीज आ गई है। देखोगे यहाँ पे एक स्लांटिंग क्रीज बन गई है, ठीक है, वी हैव अ स्लांटिंग क्रीज। ये देखिए स्लांटिंग क्रीज है हमारे पास, ठीक है। और अब आपको यही प्रोसेस उल्टा करना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, राइट वाले पॉइंट को लेके इससे जोड़ा, राइट वाले पॉइंट से लेके हमने जोड़ दिया, ये बन गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट वाले को लेंगे और इधर जोड़ेंगे, लेफ्ट वाले को लेंगे और इधर जोड़ेंगे, बिल्कुल कोने में, बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल बिल्कुल जो हमने किया था उसका जस्ट अपोजिट करना है। तो लेफ्ट वाले को लेके बिल्कुल इधर इधर किनारे पे जोड़ देना है, इस तरह से आपने जोड़। तो आप देखोगे हमारे पास दूसरी स्लांटिंग क्रीज आ गई है। और अब आप देखोगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 4 क्रीज बन गई हैं। देखोगे यहाँ पे, अगर आपको दिखता नहीं वैसे शायद वाइट, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 2 क्रीज आ गई हैं, एक इधर है ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक इधर ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखोगे दोस्तों, अगर आपको दिखेगा बस करके, अगर आप देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर मीट कर रही हैं। तो आप समझो एक बारी, तो आपने क्या किया, आपने एक लाइन ऐसी बनाई है, और दूसरी लाइन आपकी कैसी बनी है, काम करते हैं पहले इसको मिरर कर लेते हैं। एक लाइन आपने ऐसी बनाई है और एक ऐसी बनी, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक लाइन हमारी ऐसी बनी है, दूसरी लाइन हमारी, इसको फिर से बताता हूँ। जैसे आपने क्या किया, राइट वाले को लिया, लेफ्ट इधर जोड़ दिया, तो हमारी एक क्रीज बन गई, ये लाइन बन गई हमारी, ऐसी वाली लाइन आ गई, ठीक है ना, इस तरह से ऑरेंज वाली लाइन बन गई हमारी। और फिर हमने क्या किया, ये लेफ्ट वाले पॉइंट को लिया और इधर जोड़ दिया, और आप देख पाओगे कि हमारे पास ये पिंक वाली लाइन बन गई है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक लाइन बनी है और एक तरह से इस तरह से एक लाइन बनी है, और दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर आपको दिखाया। और आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ पे एल फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो डिग्री एंगल, ये भी एक 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो 90 इधर 90 इधर। और ऐसी दोस्तों ऊपर की तरफ भी ये एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल है ये वाला, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री फॉर्म, यहाँ पर भी एक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आप अपने पेपर पे भी कर सकते हो, कोई भी पेपर, अपनी कॉपी का पेपर उठा सकते हो, तो आप इसको कर सकते हो। तो आपने देखा स्लांटिंग क्रीज से हमने इसको क्रिएट किया, यहाँ पर हमारे 4 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं या परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम एंगल्स के नाम देना सीखते हैं, ठीक है ना, एंगल्स को कैसा नाम दिया जाता है। चलिए दोस्तों, एंगल्स को नाम देना देख सीखते हैं। मैंने आपको बताया 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसको हम राइट एंगल कहते हैं, मान लीजिए एक रे है हमारे पास ओसी, और इसके ऊपर हमने दोस्तों
बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया है, ये मान लीजिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो एंगल है, क्या बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया हमने, एल शेप बना दिया। एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री एंगल, तो हम राइट एंगल, अगर मैं यहां पर बी एक रे बनाऊं बीच में, तो आप देख पाओगे कि यहां पर अगर मैं और उसको कहीं भी बनाऊं, मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं भी रखूं, इधर से इधर तक कहीं भी रखूं, तो आप देख पाओगे हमेशा एंगल जो है 90 से कम होगा इसका। अगर मैं यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी इस रे को बनाऊं, तो आप देख पाओगे इसका एंगल जो फॉर्म हो रहा है, आप देखोगे ए ओ सी एंगल है इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। जैसे आप देख सकते हो कि ये वाली जो रे है, मैं उसको हमेशा यहां से यहां तक ही रख रहा हूं, बस से कम ही रख रहा हूं। अब देख पाओगे जो रोटेशन है 90 से कम ही आएगा हमेशा। तो दोस्तों, जब भी हमें एंगल अगर 90 कम मिले, कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर से देखिए, तो अगर हमें कभी भी एंगल 90 डिग्री से कम मिले, कहते हैं एक्यूट। दोस्तों, ऑल एंगल्स लेस देन राइट एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। ओके, और दोस्तों, अगर मैं अपना रे पीछे की तरफ बनाऊं, मतलब मैंने ओबी से पीछे की तरफ बनाई, और इस रे को मैं कहीं भी, लेकिन ओबी से पीछे की तरफ रख रहा हूं, ओबी से पीछे की तरफ रख रहा हूं, है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन से नीचे नहीं लेके जा रहा, स्ट्रेट लाइन से नीचे नहीं लेके जा रहा, इधर ही रख रहा हूं। मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूं यहां पे। तो अगर मैं यहां पर कोई भी रे फॉर्म करूं, इधर, ठीक है, मैं ओबी से पीछे की तरफ फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन से नीचे नहीं लेके जा रहा, नीचे नहीं लेके जाना, स्ट्रेट लाइन से ऊपर ही रख रहा हूं। यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा दोस्तों, ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 ज्यादा होगा। बस स्ट्रेट लाइन को क्रॉस नहीं करना है आपको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो आप देख सकते हो एंगल डी ओ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन को क्रॉस नहीं करना है, मतलब 180 को क्रॉस नहीं करना है। 180 जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, उसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। बट लेस देन स्ट्रेट लाइन एंगल 180 कहते हैं दोस्तों ऑब्ट्यूज, कहते हैं हम ऑब्ट्यूज। दोस्तों, ये दो नाम आपको याद करने हैं, मतलब यहाँ पे इस सेशन के अंदर आपको तीन नाम याद हो रहने चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल से कम होगा, वो बनेगा एक्यूट एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो नाम आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द एंगल्स ग्रेटर देन, all the angles greater than right angle but less than straight line angle are called obtuse। ठीक है, चलिए, तो ये दो एंगल्स के नाम हमें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं दो, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल्स हमने क्लासिफाई किया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एंगल्स हमेशा 90 डिग्री से छोटे हैं, लेकिन इससे बेटर ये है कि हम यहाँ पर को कुछ ऐसा करते हैं, हम कुछ एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है दोस्तों,
जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, मैंने इधर एक कोई एंगल बनाया ये वाला। अब बताइए कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज की एक्यूट, हमें ये करना है, ठीक है, हमें ये समझना है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये ओ है और ये बी, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, जल्दी से सोच के बताइए। अब बोलोगे सर कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ओबी जो बेस है उसका परपेंडिकुलर बना लेंगे। जब भी आपको कंपेयर करना हो या आपको बताना हो कि एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, आप ओबी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना लो, तो परपेंडिकुलर हो बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यार ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए उसको हम कहेंगे एक्यूट, ठीक है ना, ठीक है। तो जब भी आपको किसी एंगल को नाम देना हो तो आप वहां पर परपेंडिकुलर बना लो जो भी बेस है उसके, और फिर कंपेयर करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल हमें दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एंगल है ए। वैसे तो एंगल मेजरमेंट से सब क्लियर हो जाएगा, हम लोग जब प्रोटेक्टर का यूज करेंगे तो आपको एंगल मेजरमेंट से बड़ा सब क्लियर हो जाएगा, प्रोटेक्टर से हम सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल है दोस्तों ए ओ बी, तो हमें कैसे करना है, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखोगे इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा, इसके ऊपर एल शेप बनानी है हमें, ठीक है। तो एल शेप कैसे बनेगा, इधर ये एल है तो एल इधर कहीं जाएगा, है ना। अब देख सकते हो ये 90 डिग्री एंगल है, और जो हमारा ए ओ बी है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कल ए ओ बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका तो ये है कि आप एंगल को मेजर करो प्रोटेक्टर का यूज करके, और फिर उसको एक्यूट या ऑब्ट्यूज बताओ, ठीक है। तो यहां पर आपको बस इतना सीखना, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने कुछ एक्यूट और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल देखे, है ना। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने ऑलरेडी सीन एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल, हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब आपको पता है, और इसको आप बड़े आराम से समझ भी सकते हो। देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आप बोलोगे यार ये एक्यूट एंगल है, बहुत छोटा एंगल है ना, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे एक्यूट एंगल है, ये तो दिख ही रहा है ना, कि आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर यहां कहीं पे होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल बहुत छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपना ऑब्ट्यूज एंगल देखें, परपेंडिकुलर यहां कहीं पे होगा, तो ये वाला जो एंगल हमारा बना बना ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये हमारा बनेगा एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ओके, नाउ एक्यूट का मतलब है शार्प। आप देख सकते हो कि ये कितना शार्प है, कितना पॉइंटेड एज है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये कितना शार्प है, जैसे ये पॉइंट को अगर आप देखो, ये यहाँ पे
पतला एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना छोटा सा एंगल बन रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत शार्प है, बहुत ही एज है, यहाँ पे बहुत ही पतला बन रहा है, जैसे आप देखोगे इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंगल को बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है ना, तो थोड़ा ब्लंट हो गया है, ये थोड़ा ब्लंट हो गया है, ठीक है। एक्यूट का मतलब है शार्प, एक्यूट का मतलब है शार्प, और ऑब्ट्यूज का मतलब है ब्लंट। आपने देखा होगा कि हमारे जो चाकू होता है, चाकू पे बड़े इस तरह के ब्लेड होता है, ठीक है। चाकू जो होता है हमारा, जैसे नाइफ जिसको हम कहते हैं नाइफ, तो इस तरह से बिल्कुल शार्प एज होता है, इस तरह से बिल्कुल शार्प एज होता है। आपने देखा हो तो हमारा जो नाइफ होता है उस पे बहुत ही शार्प एजेस होते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर हम यूज करते जाएं तो यूज करने के बाद उसके एजेस कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो आप कहते हो कि हमारा वो ब्लंट हो गया है, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ये एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं बहुत ही छोटे एंगल्स हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो हमारा जो नाइफ है वो शार्प नाइफ है। लेकिन यूज करते करते अगर हम कहें यूज करते करते मान लीजिए अगर ये हमारा, दोस्तों अगर यूज करते करते ये शार्प नाइफ है, बहुत ही शार्प एजेस हैं इसकी, ठीक है, यूज करते करते ये ब्लंट हो जाता है, यूज करते करते ये ब्लंट हो जाता है, इस तरह से मान लीजिए ब्लंट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एंगल जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। यूज करते करते ये ब्लंट एंगल है, तो अगर एंगल बड़ा है तो ब्लंट हो जाएगा, एंगल छोटा है तो वो एक्यूट एंगल या शार्प कहलाएगा, है ना। अब यहां पे अगर हम चलें दोस्तों, एक सवाल है हमारे पास कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ऑफ द गिवन फिगर बिलो। तो आप देख सकते हो कितने एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, तो आप देखोगे ये एक लाइन है, इधर एक लाइन है, छोटा वाला एंगल बना एक्यूट एंगल एक, और बना दूसरा, और बना तीसरा, तीन एक्यूट एंगल बने हमारे, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक एंगल बनेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11 और 12। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि हमने ये बड़े वाले एंगल्स क्यों नहीं लिए। आप कह सकते हो ना सर आप ये भी तो एंगल बना सकते हो, ये वाला एंगल भी तो बना सकते हो, आपने इसको इसको 9 और 10 और 2 में कन्वर्ट क्यों किया। आप एक ये बड़ा एंगल भी ले सकते थे, या फिर आप ये वाले एंगल भी ले सकते थे यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक। फिर से देखिए दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमने ये एक तो पूरा बड़ा एंगल क्यों नहीं लिया, हम फिर यहां से लेके यहां तक भी तो एंगल ले सकते थे, और यहां से लेके यहां तक भी एंगल ले सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया हमने, कि यहां पर ये कहता है कि हमें सिर्फ एक्यूट एंगल देखने हैं। अगर हम देखें तो यहां से यहां तक का पूरा एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा, चाहिए डिग्री से छोटा एंगल चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक वाला एंगल भी बड़ा एंगल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, अगर हम इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाए तो परपेंडिकुलर ऐसा कुछ बनेगा, तो एल शेप। तो आप देखोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री हो रहा है, अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज
एंगल हो गया, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया। सिमिलरली ऐसे ही दोस्तों हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया है, लेकिन ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कैटेगरी में चला जाएगा, जो हमें कंसिडर नहीं। तो इसलिए हमने छोटे वाले सभी एंगल्स को कंसिडर किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल हैं, यहाँ पे हमारे पास 12 एंगल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, हमारे पास यहाँ पे इस एंगल एक्यूट एंगल, यहाँ पर 3, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसके पैटर्न को समझें तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन दिस। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? इसका अगला फिगर क्या बनेगा? इसका अगला फिगर भी हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे तो फिगर हम बना कैसे रहे हैं, जैसे एक बड़ा ट्राइंगल हमने लिया, ठीक है, जैसे एक बड़ा ट्राइंगल हमने लिया, इसमें एक छोटा इन्वर्टेड ट्राइंगल डाल दिया, छोटा इन्वर्टेड ट्राइंगल डाल दिया, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इन्वर्टेड ट्राइंगल हमने डाल दिया। कलर चेंज कर देता हूँ। फिर इसको पकड़ के एक और आप देखोगे यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल, छोटा इन्वर्टेड ट्राइंगल, फिर इसके बाद फिर छोटा सा इन्वर्टेड ट्राइंगल हमने डाला। क्या करेंगे दोस्तों, पकड़ के फ्लिप करेंगे, क्या करेंगे, कलर बदल देते। फिर इसके अंदर अगर हम देखें तो बड़ा ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल ऑरेंज, फिर इसको इन्वर्ट करके हमने रेड डाला। इसका अगला क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या किया, एक बड़ा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में छोटा इन्वर्टेड ट्राइंगल, फिर उसके अंदर छोटा सीधा ट्राइंगल, फिर अगली वाली में इसके अंदर एक और छोटा इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल। को पकड़ के पहले मैं फ्लिप करूं, तो कलर चेंज करते हैं, टू कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। उस पैटर्न को समझने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, हमें एक सिंगल ट्राइंगल मिला, सिंगल ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 1, 2, 3। अगर हम यहाँ पर देखें एक बड़े ट्राइंगल के अंदर हमने एक छोटा इन्वर्टेड ट्राइंगल डाल दिया, उससे हमें क्या मिल रहा है? अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, हमें एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल, आप देखोगे यहाँ पे हमें 4 ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। फिर से देखिए, एक ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, तीसरा ये वाला ट्राइंगल और चौथा ये वाला ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। तो एक बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल डाला, यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स मिले। और दोस्तों हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, देखा, हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। तो 4 ट्राइंगल में कितने एंगल हो जाएंगे? 4 × 3 12 एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आए और देखें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, एक ये वाला ट्राइंगल, 2 ये वाला,
तीसरा ये वाला, फिर आप यहाँ पर देखिए चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, छठा ये वाला और सातवां फिर से एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर, 7 ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और इसका मतलब हमारे पास कितने एंगल्स हो जाएंगे? ट्वेंटी वन एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और फाइनली यहाँ पर कितने हो जाएंगे ट्राइंगल्स? देखिए एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, सातवां, आठवां, नाइन्थ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 10 ट्राइंगल्स हो गए। का मतलब 30 एंगल्स हो जाए। तो हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है दोस्तों वो क्या बना? 3, 12, 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या सीक्वेंस बन रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सीक्वेंस आ रहा है 3 to 1, 7। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो ये है कि हम यहाँ पर पहले डिजिट में पहली बार को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से कर रहे हैं, मतलब ऐड किया, फिर यहाँ पे 4 से कर रहे थे, जब 7 से कर रहे हैं मतलब 3 ऐड किया, तो यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं। का मतलब अगला क्या होगा दोस्तों? का सीक्वेंस आ जाएगा 3, 13 ऐड होगा। अगला आएगा 3 इंटू ऐड कर रहे हैं यहाँ, एंड सो, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमने 1 से शुरुआत करी, 1 के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस करके, फिर 4 के बाद 7 से किया 3 प्लस करके, 7 के बाद 10 से किया 3 प्लस करके, फिर 13 से किया 3 प्लस करके, 13 के बाद 16 किया 3 प्लस करके, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आया? एक बार देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा था 3 एंगल 3 इंटू 1, यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन रहे थे 3 इंटू 4, यहाँ पे 7 ट्राइंगल्स बन रहे थे 7, यहाँ पर 10 ट्राइंगल बन रहे थे 3, फिर अगला 3 इंटू 13। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऐड करते जा, ठीक है, सिंपल है। ये हमारा सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। What will be the next figure and how many acute angles will be there? Do you notice any pattern in the numbers? Yes, we notice the number of patterns. इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल्स को अंदर डालते जाएंगे जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे ट्राइंगल्स का नंबर 3 से बढ़ता जाएगा, ठीक है, और एंगल्स फिर 3 से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, if we keep on inserting the triangles, we get 1 triangle, sorry, 4 triangles, 7 triangles, 13 triangles, and so on. And we get 3 into 1,
ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल्स का सीक्वेंस और एंगल्स का सीक्वेंस दोनों आ गया है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो इस सेशन में दोस्तों हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल सबके बारे में सीखा, ठीक है। चलिए, तो अगले सेशन में हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करना सीखेंगे, एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, टिल देन बाय बाय।